हेलो फ्रेंड्स, टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग दो टूल्स कर चुके हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। होप वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने का तीसरा टूल देखने वाले हैं, एंड दैट थर्ड टूल इज अकाउंटिंग रेशियोज। क्या नाम है भाई तीसरे टूल का? तीसरे टूल का हमारा नाम है अकाउंटिंग रेशियो। और भाई अकाउंटिंग रेशियो की हेल्प से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जाता है। आ रहा है समझ? तो चलिए पहले मतलब समझ लेते हैं भाई अकाउंटिंग रेशियो होता क्या। पहले मैं आपको समझाता हूं रेशियो क्या होता है, उसके बाद समझेंगे अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। ठीक, चलिए तो भाई रेशियो को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट है, मान लेते हैं स्टूडेंट का नाम है विवेक। एक स्टूडेंट है भाई, एक स्टूडेंट जिसका नाम है विवेक। ठीक, अब विवेक जो है, विवेक के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में 40 मार्क्स है। विवेक के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में 40 मार्क्स है। तो क्या कहेंगे भाई आप? विवेक एक एवरेज स्टूडेंट है, विवेक एक टॉपर है, या विवेक एक वीक स्टूडेंट है, कमजोर बच्चा है? क्या कहेंगे भाई? क्या आपका भाई ओपिनियन होगा विवेक के बारे में? बाय सीइंग हिज मार्क दैट इज 40, तो आप बोलोगे सर हमें तो ये कमजोर बच्चा लग रहा है क्योंकि इसके सिर्फ 40 मार्क्स हैं। लेकिन मैं अगर अब आपसे ये बोलूं कि इसके जो 40 मार्क्स आए विवेक के, इट इज आउट ऑफ 50, इट इज आउट ऑफ 50, तो भाई अब आप क्या कहेंगे? तो अब आप क्या कहेंगे कि हाँ सर अब ये एक अच्छा बच्चा है, एक टॉपर है। आ रहा है समझ? क्लियर है? तो मैं आपको समझाना इस एग्जांपल से ये चाह रहा हूं कि सिर्फ एक एलिमेंट, एक टर्म के बेसिस पर हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, किसी भी चीज का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अगर हमें किसी भी चीज का कंक्लूजन निकालना है, किसी भी चीज से उसका कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए एटलीस्ट वी रिक्वायर्ड 2 फिगर्स। कंपैरिजन करने के लिए एटलीस्ट वी रिक्वायर्ड 2 फिगर्स। इससे पहले हमने सिर्फ एक फिगर लिया था 40, और उससे अगर आप कंपैरिजन करके कंक्लूजन निकालने की सोचे तो वो नहीं था, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट से, एक सिंगल फिगर से आप भाई किसी भी चीज का निष्कर्ष कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो। आपको कम से कम 2 फिगर्स चाहिए। तो यहां पे 2 फिगर्स, 40 मार्क्स, विवेक क्या है? आउट ऑफ 50 मार्क्स। तो ये जो 2 फिगर्स हैं, 2 फिगर्स, 2 टर्म्स जो हैं, इन 2 टर्म्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इसे बोलते हैं हम क्या भाई? रेशियो। आया समझ? तो व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज एन अरिथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन 2 टर्म्स, 2 फिगर्स। रेशियो क्या है भाई? 2 नंबरों के बीच में, 2 फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत है? तो यहां पर जो रेशियो निकलेगा हमारा, दैट इज 4/5, जिसे चाहे तो आप 4:5 भी लिख सकते हो। आ रहा है समझ? क्लियर है? तो रेशियो समझ में आया? रेशियो इज एन अरिथमेटिकल, मतलब मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन 2 टर्म्स। एनी डाउट व्हाट रेशियो इज? होप रेशियो आपको समझ में आया होगा। अब अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है वो समझते हैं। अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? अब ये 2 एलिमेंट्स, ये 2 फिगर्स अगर अकाउंटिंग डेटा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिए गए, ये जो कोई भी 2 एलिमेंट्स, कोई भी 2, मैंने बताया ना रेशियो मतलब इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन 2 एलिमेंट्स। तो ये 2 एलिमेंट्स अगर आप अकाउंटिंग डेटा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ले रहे हो, तो ये बन जाता है हम लोग का क्या भाई? अकाउंटिंग रेशियो। क्या बन जाता है ये हम लोग का? अकाउंटिंग रेशियो। समझ आया भाई अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? अकाउंटिंग रेशियो इज एन रिलेशनशिप बिटवीन 2 टर्म्स which came out from the financial statement। सिंपल भाषा में बोले तो ये। एनी डाउट व्हाट अकाउंटिंग रेशियो इज? और अकाउंटिंग रेशियो को भाई एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस करने के लिए। एनी डाउट? क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग रेशियोज की, तो भाई अकाउंटिंग रेशियोज को 4 कैटेगरीज में, 4 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। और वो 4 ब्रॉडर कैटेगरीज ये रही भाई आपके सामने। अकाउंटिंग रेशियोज जो हैं उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उसके 4 मेजर क्लासिफिकेशंस है। क्या क्या भाई स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको? अकाउंटिंग रेशियोज में पहला आपको दिख रहा है क्या? लिक्विडिटी रेशियोज। दूसरा दिख रहा है क्या? सॉल्वेंसी रेशियोज। तीसरे क्या दिख रहे हैं भाई? एक्टिविटी रेशियोज। और चौथे होते हैं हम लोग के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अभी जो 4 कैटेगरीज हैं रेशियोज की, इनके अंदर और भी रेशियोज हैं, बट
मेजर क्लासिफाई अगर अपन करें तो रेशियोज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फिर से देख लो भाई क्या क्या, लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। आ रहा है समझ? क्लियर? तो आज की क्लास में मैं आपको स्टार्टिंग के जो 2 रेशियोज आपको देख रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियोज एंड सॉल्वेंसी रेशियोज, उसको समझाऊंगा, मतलब उसके पर्पस को समझाऊंगा। किसके पर्पस को भाई? लिक्विडिटी रेशियोज और सॉल्वेंसी रेशियोज की बेसिकली भाई वो किस लिए यूज किए जाते हैं। आया समझ? तो भाई देखते हैं, जो पहले के 2 रेशियोज दोनों को एक साथ समझा रहा हूं, क्या क्या दिख रहे हैं भाई स्क्रीन पे। स्टार्टिंग के 2 रेशियोज आपको, एक रेशियो आपको दिख रहा है लिक्विडिटी रेशियो और दूसरा आपको दिख रहा है कौन सा भाई? सॉल्वेंसी रेशियो। बाकी के जो 2 रेशियोज हैं उसको अपन आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक, अब सुनना, इसका पर्पस क्या है, क्या जरूरत है भाई लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो को कैलकुलेट करने की, वो सुनना। लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट की जाती है किसी भी फर्म की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सॉल्वेंसी जानने के लिए। लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सॉल्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा, अब ये भाई टर्म आपको लग रहा होगा क्या है भाई ये सॉल्वेंसी। तो पहले सुनना सॉल्वेंसी क्या होता है। सुनना, सॉल्वेंसी का मतलब होता है भाई, सॉल्वेंसी का मतलब है एबिलिटी टू पे लाइबिलिटी। सॉल्वेंसी का क्या मतलब है? सॉल्वेंसी का मतलब है एबिलिटी टू पे लाइबिलिटी, मतलब आपकी क्षमता लाइबिलिटी पे करने के लिए, कर्जे चुकाने के लिए। आया समझ? क्लियर है? सॉल्वेंसी का मतलब है एबिलिटी टू पे लाइबिलिटी। क्लियर? अच्छा, इसको भी अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे भाई आप ही को लेते हैं एग्जांपल में, जैसे अभी आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो भाई, 12th के बाद आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे या कुछ भी करोगे, कोई भी जॉब करोगे। मान लेते हैं आपकी जॉब लगी एक बैंक में। ठीक, एक बैंक में आप एक ऑफिसर के तौर पे नियुक्त किए गए और आपका काम है लोगों को लोन प्रोवाइड करना। आपका काम है क्या? लोगों को लोन प्रोवाइड करना। ठीक, चलिए भाई आप मान लेते हैं क्या है, बैंक में ऑफिसर है। मैं आया आपके पास, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूं, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे बोला कि सर मुझे लोन चाहिए। क्या बोला आपसे? सर मुझे लोन चाहिए। अब सर इसलिए बोल रहा हूं भाई क्योंकि आप एक ऑफिसर बन गए हो। ठीक, तो मैंने आपसे बोला कि सर मुझे लोन चाहिए। तो क्या आप सिर्फ मेरे बिजनेस के प्रॉफिट को देखकर लोन दे दोगे मुझे? और अगर ऐसा दे दोगे तो भाई आप बहुत जल्दी आपको बैंक से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे लोन नहीं दोगे आप। आया समझ? क्योंकि प्रॉफिट के बेसिस पे लोन दोगे तो वो आप निर्णय आपका गलत साबित हो सकता है। वो किस तरीके से गलत साबित हो, सुनना। जब मैंने आपसे बोला कि साहब मुझे लोन चाहिए, तो आप पूछोगे ना कितने का लोन चाहिए। अब सुनना, लोन का अमाउंट अगर बड़ा है तो आप उसको मतलब मैं उसको चुकाऊंगा बहुत लंबे समय बाद, मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम के बाद। और अगर लोन का अमाउंट छोटा है तो उसको मैं जल्दी चुका दूंगा, 1 साल के अंदर अंदर। ठीक, तो सुनना भाई, जब आप पूछोगे मुझसे कि कितना लोन चाहिए, लेट सपोज मैंने बोला कि साहब मुझे 20,000 का लोन चाहिए। अब आपने ये देखा बीइंग एज अ ऑफिसर कि 20,000 का लोन चाहिए, बहुत बड़ा लोन नहीं, 1 ही साल के अंदर चुका देगा। मतलब मैं जो हूं आपके लोन को, बैंक के लोन को 1 साल के अंदर चुका दूंगा। अब 1 साल के अंदर अगर चुका दूंगा, मतलब मुझे लोन चाहिए किसके लिए? मुझे लोन चाहिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। आया समझ? मुझे लोन चाहिए क्या? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। क्लियर? लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं मुझे 20,000 रुपए नहीं 2 लाख रुपए चाहिए, तो आपको ये समझ में आए कि इसको जो लोन चाहिए 1 साल में नहीं चुकाएगा, इसको भाई ये लंबे समय में चुकाएगा, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। अब जरा समझना भाई क्या बता रहा हूं। जब भी कोई बैंक किसी भी बिजनेस को, किसी भी फर्म को लोन देता है, तो ये जानना चाहेगा ना भाई कि जिसको भी लोन दिया जा रहा है क्या वो लोन देने में, लोन चुकाने में सक्षम है। तो आप मुझे भी देखना चाहोगे। तो सुनना, अगर आप मुझे लोन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दे रहे हो तो आप मेरी सॉल्वेंसी जानना चाहोगे। सॉल्वेंसी मतलब मेरी एबिलिटी टू पे लायबिलिटी, मतलब मेरी क्षमता की मैं भाई कर्जे चुका पाऊंगा या नहीं चुका पाऊंगा। तो सुनना भाई, शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी को जानने के लिए अगर भाई बैंक वाले ये चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी को जाना जाए, तो शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी को जानने के लिए हमारे होते हैं भाई लिक्विडिटी रेशियो। शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी को जानने के लिए क्या होते हैं भाई? हमारे लिक्विडिटी रेशियोज। और अगर मुझे लोन बाय द वे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहिए, तो लॉन्ग ड्यूरेशन की सॉल्वेंसी को जानने के लिए हमारे पास होते हैं भाई
सॉल्वेंसी रेशियोज। आया समझ? अपन अब देखते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। अब सुनना, जो लिक्विडिटी रेशियोज जो हम लोग की पहली कैटेगरी है, इस लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हमारे दो टाइप के रेशियोज आते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर जो हमारे पहला क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर भाई हमारे दो टाइप के रेशियोज आते। कौन कौन से भाई, ये देख लो कौन कौन से दो रेशियोज हैं भाई लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर। पहला है हम लोग का करेंट रेशियो और दूसरा है हम लोग का क्विक रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हमारे दो टाइप के रेशियोज आते हैं। कौन कौन से भाई? एक हम लोग का करेंट रेशियो और दूसरा क्विक रेशियो। और आज की क्लास में हम लोग भाई पहला वाला देखने वाले। पहला वाला क्या? करंट रेशियो। तो चलिए भाई देखते हैं करंट रेशियो। अब करंट रेशियो क्या होता है उसे हम समझते हैं, ठीक। अच्छा, करंट रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं भाई? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जानने के लिए करंट रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की। और नाम क्या? रेशियो, करंट रेशियो। रेशियो मतलब हियर वी हैव टू डू द कंपैरिजन बिटवीन टू एलिमेंट्स। हियर वी हैव टू डू द कंपैरिजन बिटवीन टू एलिमेंट्स। तो सबसे पहले भाई करंट रेशियो में किन दो एलिमेंट्स का कंपैरिजन किया जाता है सुनना। इसके लिए मैं इसका फॉर्मूला आपको बताता हूं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू फॉर्मूलाज, सॉरी वी हैव करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू एलिमेंट्स, एक करंट एसेट्स और दूसरा करंट लाइबिलिटीज। और ये क्यों कैलकुलेट किया जाता है भाई करंट रेशियो? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जानने के लिए, शॉर्ट टर्म में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को जानने के लिए, क्या वो भाई उसके ऊपर जो कर्ज हैं शॉर्ट ड्यूरेशन वाले, क्या वो चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। इसके लिए हम लोग लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। उसमें पहला कौन सा हमारा? करंट रेशियो। फॉर्मूला इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। मतलब इसमें हमें करंट एसेट्स को कंपेयर करना होता है किससे? करंट लाइबिलिटीज से। कोई दिक्कत भाई? सुनना, अभी जो करंट रेशियो है इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक करंट एसेट्स और दूसरा करंट लाइबिलिटीज, ठीक। अच्छा, पहला आपको दिख रहा है करंट एसेट्स और दूसरा क्या दिख रहा है आपको? करंट लाइबिलिटीज। अब सुनना, बेसिकली जो रेशियो है काय के लिए भाई, फिर से बता रहा हूं एक बार, इट इज टू कैलकुलेट द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। क्लियर है? चलिए, अब करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटीज क्या होते हैं, पहले भाई बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। पहले करंट एसेट्स सुन लो क्या होते हैं। करंट एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जिसका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिलेगा, उसे हम बोलते हैं करंट एसेट्स। मतलब और सिंपल भाषा में अपन बोले, करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं एक साल के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं क्या? करंट एसेट्स। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है ऑलरेडी भाई मैं बैलेंस शीट जब मैंने एक्सप्लेन की थी तो आपको अच्छे से समझाया था, आ रहा है समझ। अब करंट लाइबिलिटीज क्या होता है? ऐसी लाइबिलिटीज, ऐसे कर्जे, ऐसे ऑब्लिगेशंस जो हमें एक साल के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर चुकाने हैं, उसे हम बोलते हैं क्या भाई? करंट लाइबिलिटीज। तो होप करंट एसेट्स आपको समझ में आया क्या होता है और करंट लाइबिलिटीज क्या होता है आपको समझ में आया। और इन दोनों के रेशियो में, इन दोनों को जब रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है तो यही बन जाता है कि हम लोगों का करंट रेशियो। आया सब? अच्छा सुनना, करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं वैसे मैं बैलेंस शीट में बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से भाई इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट्स के एलिमेंट्स, एग्जांपल्स फिर से आपको बता देता हूं। और ये रहे भाई एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या क्या एग्जांपल्स हैं? सबसे पहली चीज भाई वीडियो पॉज करो और इन एग्जांपल्स को नोट डाउन करो। करंट एसेट्स के भी लिख लेना और करंट लाइबिलिटीज के जो अभी आएंगे वो भी लिख लेना। आया समझ? तो इससे होगा क्या, जब अकाउंटिंग रेशियोज में के न्यूमेरिकल्स जब आप करोगे करंट रेशियो के, तो भाई उसमें आप कहीं अटकोगे नहीं और आसानी से आपसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो पहले भाई देख लो एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स। तो एक एक देखते हैं क्या क्या एग्जांपल है। सबसे पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है करंट एसेट्स में क्या? करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करके रखे हुए हैं उसे हम बोलते हैं क्या भाई? करंट इन्वेस्टमेंट। आ रहा है समझ? तो ये भी हम लोग का क्या है? करंट एसेट्स। उसके बाद अगर अपन देखें तो उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इन्वेंट्रीज। क्या दिख रहा है? इन्वेंट्रीज, जिसका दूसरा नाम क्या है? स्टॉक। और ये इन्वेंट्रीज जिसका दूसरा नाम स्टॉक है, ये भाई तीन टाइप की हो सकती है। इन्वेंट्रीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा फिनिश गुड्स। जो इन्वेंट्री, जो स्टॉक है बिजनेस में, जो भाई जिससे बिजनेस चल रहा है, उसमें रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है और फिनिश गुड्स भी हो सकता है। इसको मैंने स्टेटमेंट ऑफ P&L में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक। अच्छा,
अब ये इन्वेंट्री है, ये भी हम लोग का क्या है, करंट एसेट। और ये किस किस फॉर्म में हो सकती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। क्लियर है। और स्टॉक इन ट्रेड भी भाई हो सकता है। स्टॉक इन ट्रेड भी बताया था ना आपको क्या होता है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब वो फर्म्स जो कि भाई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, जैसे भाई एग्जांपल मैंने दिया था एक स्टेशनरी वाला कॉपी का, पेन का और भाई मार्कर्स का, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। क्या करता है, उसको खरीद के लाता है और बेचता है, तो उसके लिए वो क्या हो जाता है, स्टॉक इन ट्रेड। आ रहा है समझ। तो भाई अगर अपन बात करें इन्वेंट्री के टाइप्स की, तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, और एक और चाहे तो आप ऐड कर लो क्या, स्टॉक इन ट्रेड। एक और चीज आप ऐड कर लेना उसमें, क्या, स्टॉक इन ट्रेड। आया समझ। अच्छा, इसमें एक नोट दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, इन्वेंट्रीज के नीचे एक नोट दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ। क्या लिखा है भाई नोट में, एक्सक्लूड लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। एक्सक्लूड लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर। इन्वेंट्रीज को लेते टाइम एक बात का आपको ध्यान देना, इसमें से आपको लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को हटाना होता है। लूज टूल्स मतलब कि जैसे भाई एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है और बड़ी बड़ी मशीन्स है, अब बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, लेकिन उस बड़ी मशीन को ऑपरेट करने के लिए भाई छोटे छोटे पार्ट्स भी होते हैं, लाइक छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे हथौड़ा हो गया, अपना पेचकस हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं हम, लूज टूल्स एंड स्पेयर्स। आया समझ। तो भाई बेसिकली ये हमारे एसेट्स हैं, लेकिन ये भाई बहुत छोटे होते हैं, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती, तो इसे इन्वेंट्री का ही पार्ट माना जाता है। आया समझ। इसे फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट मत मान लेना, इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्या, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, मतलब भाई जैसे अपना हथौड़ा हो गया, पेचकस हो गया, अपने कीले हो गई, ये सब चीजें अपनी क्या है भाई, लूज टूल्स। तो भाई इसको तो आप बेच नहीं सकते हो, बेच सकते हो क्या, नहीं। तो जब अपन करेंट रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे तो उस टाइम पर भाई इन आइटम्स को हमें हटाना है। एनी डाउट, क्लियर है। अच्छा, अगला आइटम देखते हैं। अगला आइटम है भाई ट्रेड रिसीवेबल्स। ऑलरेडी बता चुका हूं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। डेटर्स पता है ना, जिससे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, उसे उन व्यक्तियों को बोला जाता है डेटर्स। आया समझ। उन व्यक्तियों को, या हो सकता कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हो जिनसे भाई उधारी में पैसा हमें लेना है, तो वो भी हमारे डेटर्स हैं। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ऐसे बिल्स जिसके अगेंस्ट में फ्यूचर में पैसा मिलेगा, उसे हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। आ रहा है समझ। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल्स टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, मतलब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, इसमें भी एक नोट लिखा हुआ है, इस पे भी ध्यान देना। अगर क्वेश्चन में आपको डेटर्स के साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया, अगर डेटर्स के साथ क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया, तो उस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इसमें से हमें माइनस करना होता है। 11th क्लास में पढ़ा था ना भाई, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट बनाते थे, तो डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर देते, तो वही चीज हमें यहां पे करनी। आ रहा है समझ। बाकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है भाई, आगे की क्लासेस में आपको अच्छे से इन डेप्थ बताऊंगा, समझ आया, क्लियर। चलिए, उसके बाद भाई ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद अपना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश तो पता ही अपना करंट एसेट्स होता है, और कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें मतलब विच इज इक्वल्स टू कैश विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या आ सकता है भाई, एक अपना कैश मतलब कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मतलब बिजनेस में रखा हुआ कैश। उसके बाद अपना बैंक, कैश एट बैंक मतलब जो बैंक में रखा हुआ पैसा, ये हम लोग का क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एंड द नंबर नेक्स्ट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है भाई, ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। दूसरी कंपनी के, एक कंपनी है, एक फर्म है, एक बिजनेस है, अगर उसने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज किए हैं, शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज किए, जनरल डिबेंचर्स नहीं लेते, शेयर्स ही लेते हैं। अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे और उन शेयर्स को जल्दी से बेचकर उसे कैश में अगर कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर शेयर्स को क्विकली बेचकर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है, ये भी एक तरीके के क्या है भाई, हम लोग के कैश इक्विवेलेंट्स। इससे हम जब मर्जी शेयर्स बेचो पैसा आ जाएगा, तो इसे भी हम कैश के इक्विवेलेंट मानते हैं, कैश के बराबर मानते हैं। समझ आया भाई, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आपको दिख रहा है क्या, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो भाई सुनना, लोन वैसे नाम सुन के क्या आता है, लाइबिलिटी, बट मैंने पहले भी बताया आपको, लोन भाई अगर आपने लिया है तो लाइबिलिटी है, बट अगर लोन आपने लोन अगर आपने दिया है तो वो
एसेट्स बन जाता है। क्लियर है? तो सुनना, अगर आपने किसी को लोन दिया है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में सामने वाला बंदा आपको लौटा देगा, तो शॉर्ट टर्म लोन को भी हम लोग क्या कंसीडर करते हैं भाई? करंट एसेट्स। आ रहा है समझ? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद भाई अपना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे करंट एसेट्स कंसीडर किए जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब ऐसे खर्चे, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, ऐसे खर्चे जो आपने प्रीपेड कर दिए। प्रीपेड मतलब जिसका पे करने का टाइम अभी नहीं आया, फ्यूचर में आपको कुछ खर्चे पे करने थे लेकिन उन खर्चों को अभी आपने पे कर दिया, तो उसे बोला जाता है भाई क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो भविष्य में आपको वो खर्चा पे करना है क्या? नहीं, भविष्य में सिर्फ आपको बेनिफिट लेने, क्योंकि खर्चा आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे एग्जांपल प्रीपेड रेंट, एग्जांपल प्रीपेड रेंट। अब रेंट आपने प्रीपे कर दिया, आया समझ? अब रेंट अगर आपने एडवांस में प्रीपेड कर दिया तो भाई आगे चल के आपको फिर से रेंट देना है क्या? नहीं, बस रेंट नहीं देना हो लेकिन आपको बेनिफिट मिलेंगे। जो भी जगह का रेंट है उस जगह पे आने वाले टाइम पे बिना रेंट दिए आप भाई आपका जो भी बिजनेस है, जो भी धंधा पानी है वो आप कर सकते हो। समझ आ रहा है भाई प्रीपेड रेंट क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? उसके बाद नेक्स्ट इज एक्रूड इनकम। अभी एक्रूड इनकम क्या होता है? ऐसी इनकम जिसके लिए आप काम कर चुके हो, ऐसी इनकम जिसके लिए आप काम कर चुके हो लेकिन वो आपको मिली नहीं है, तो मिली नहीं तो मिल जाएगी भाई जल्दी, तो ऐसी इनकम को क्या बोलते हैं हम भाई? एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। एग्जाम्पल जैसे भाई मान लेते हैं मैंने अपने दोस्त का एक मोबाइल बेचा, ठीक, और मेरे दोस्त ने कमिटमेंट किया था कि मोबाइल बेचेगा तो आई विल गिव यू 500 रुपीज कमीशन, आई विल गिव यू 500 रुपीज कमीशन। अब हुआ ये, मैंने मोबाइल तो बेच दिया लेकिन अभी तक मुझे वो कमीशन मेरे दोस्त ने दिया नहीं, तो भाई कमीशन दिया नहीं है तो मिल जाएगा ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्रूड कमीशन। मतलब ऐसी इनकम जो भाई जिसके लिए काम आप कर चुके हो और अभी मिली नहीं है, मिलने वाली है, तो वो भी हम लोग के क्या कहलाते हैं भाई? करंट एसेट्स। तो एक्रूड इनकम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स। उसके बाद अगर अपन स्क्रीन पे देखें, नेक्स्ट इज एडवांस टैक्स। अगर भाई सरकार को आपने टैक्स एडवांस में दे दिया है, आने वाले समय का टैक्स अभी आपने पे कर दिया है, तो भाई आगे चलकर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको भाई आपका काम करना है। तो एडवांस टैक्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज करंट एसेट्स। तो भाई ये सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके करंट एसेट्स में आते हैं। एनी डाउट? उसको अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपन देखते हैं भाई नेक्स्ट इज करेंट लायबिलिटी। अब लायबिलिटीज का मतलब कर्जा, उधारी, ऑब्लिगेशन जो भविष्य में चलकर आपको पे करनी है, उसे हम करेंट लायबिलिटीज बोलते हैं, उसे हम लायबिलिटीज बोलते हैं। और करेंट लायबिलिटीज मतलब ऐसे कर्जे, ऐसे ऑब्लिगेशन जो आपको एक साल के अंदर चुकाना है या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर चुकाना है, ऐसे कर्जे जिसको आपको एक साल के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर चुकाना है, उसे हम बोलते हैं क्या? करेंट लायबिलिटी। समझ आ रहा है? अब उसके एग्जांपल्स भी देख लीजिए, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए भाई, एग्जांपल्स ऑफ करेंट लायबिलिटीज। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ करेंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। भाई अगर आपने किसी से पैसा बोरो किया है और उसको आपको एक साल के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर लौटाना है, तो वो आपकी क्या हो जाती है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और ये हम लोग की भाई एक करेंट लायबिलिटी होती है। उसके बाद अगर अपन देखें ट्रेड पेएबल्स, अब पहले भी बता चुका हूं, ट्रेड पेएबल्स मतलब इट इज इक्वल्स टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। मतलब क्रेडिटर्स जिसको फ्यूचर में पैसा देना है, बिल्स पेएबल मतलब जिन बिल्स के अगेंस्ट में फ्यूचर में पैसा देना, तो दोनों ही अपनी क्या है? करेंट लायबिलिटी है। आया समझ? और इसको क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? ट्रेड पेएबल। समझ आ रहा है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट आइटम देखिए क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अच्छा एक्सपेंसेस पता है मतलब खर्चे, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पूरा मतलब हो गया बकाया खर्चे। सुनना, कोई भी खर्चा अगर आप ऑन टाइम पे कर देते हो, जो उसका समय है, निर्धारित समय, अगर उसी समय पे वो खर्चा पे कर देते हो तो वो खर्चा है। लेकिन खर्चा अगर ऑन टाइम पे नहीं हुआ, उसमें डिले कर दिया, वो बकाया रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया, तो वो खर्चा भाई हम लोगों का क्या बन जाता है? लायबिलिटी, और उसको हम बोलते हैं क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं आपको भाई आपके बिजनेस में एक एम्प्लॉय काम करता, उसको सैलरी देनी थी और वो सैलरी आपने उसको ऑन टाइम पे नहीं की, जिस टाइम पर सैलरी पे करनी थी उस टाइम पे आपने पे नहीं की। माइट भी हो सकता कोई फाइनेंशियल इशू आपके साथ चल रहा हो, तो
वो सैलरी जो आपको पे करनी थी आपने पे नहीं की, तो भाई भविष्य में तो पे करनी पड़ेगी ना। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो बकाया रह गए जिनका पेमेंट हमें करना है, उसे हम बोलते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आ रहा है समझ, क्लियर? एग्जांपल मैंने बताया आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद भाई नेक्स्ट इज डिविडेंड पेएबल। डिविडेंड बताया ना भाई, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का कुछ पार्ट बांटती है, उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो लेकिन अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का पार्ट मतलब डिविडेंड देने वाली है, जो देना है, ऐसा डिविडेंड कंपनी का जो उन्हें अपने शेयर होल्डर्स को देना है, तो उसे देना है, दिया नहीं। अगर दे दिया तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन देना है, डिविडेंड पेएबल है, तो वो डिविडेंड पेएबल भी क्या है, एक लाइबिलिटी है ना भाई, देना है आपको भाई, क्लियर? तो डिविडेंड पेएबल इज आल्सो कंसीडर्ड एज व्हाट, करेंट लाइबिलिटी। उसके बाद अगर अपन देखें, नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब ऐसी इनकम जिसके लिए पैसा, मतलब ऐसा काम जिसके लिए पैसा आप पहले ले चुके हो और काम अभी तक नहीं किया, उसे हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एग्जांपल वही भाई, जैसे मान लेते हैं मेरे दोस्त ने मुझसे बोला भाई मेरा मोबाइल बिकवा दे। मतलब ठीक है भाई बिकवा देता हूं तेरा मोबाइल, लेकिन भाई पिछली बार तूने चोट कर दी थी। क्या चोट कर दी थी? पिछली बार तूने मुझे भाई बोला कि मोबाइल बेच दे, तो मैंने बेचा, लेकिन तूने पैसा देने में बहुत टाइम लगाया था। अब एक काम कर, पहले पैसा दे, मैं फिर बाद में मोबाइल बेचूंगा। तो उसने बोला ठीक है भाई, तू तो अपना भाई है, कोई दिक्कत नहीं, ये काम कर, ये पहले पैसे रख, मोबाइल बिकवा दे। तो भाई सुनना, यहां पर मैंने क्या किया, एडवांस में इनकम रिसीव कर ली। मतलब मोबाइल अभी तक बेचा नहीं, मतलब काम अभी तक किया नहीं है, लेकिन पैसा मैंने ले लिया। तो भाई भविष्य में काम करना पड़ेगा ना, मोबाइल बेचना पड़ेगा, तो भविष्य में वो काम करना है, मतलब मेरे लिए क्या एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ऑल्सो व्हाट, इट इज ऑल्सो एन करेंट लाइबिलिटी। आ रहा है समझ? ये सब भाई मैं ऑलरेडी बैलेंस शीट में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन हम लोग भाई करेंट रेशियो के न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसलिए हल्का सा मैंने ओवरव्यू दे दिया इन सारी चीजों का। अच्छा लास्ट देखते हैं क्या है भाई, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। प्रोविजंस ऑलरेडी बता चुका हूं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मतलब ऐसे प्रोविजंस जो आपने शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब एक साल के लिए या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर के लिए क्रिएट किए, तो उसे भी हम लोग क्या मानते हैं, करेंट लायबिलिटी। तो वो भी आपको करेंट लायबिलिटीज का आइटम ही लेना है उसको। आ रहा है समझ? तो भाई इसको भी आप नोट डाउन कर लिए। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताया आपको करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज के। चलिए करेंट रेशियो को भाई अपन एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते। चलिए क्या एग्जांपल सुनना भाई, जैसे मान लेते हैं एक राम नाम का बंदा, ठीक। अब राम नाम का बंदा, इसका एक छोटा सा बिजनेस है और ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। मान लेते हैं एक्सपेंड करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, बट इसको है पैसों की जरूरत। और ये पैसों की जरूरत के लिए राम गया भाई बैंक, ठीक। राम गया बैंक, ठीक। अब भाई राम बैंक गया और बोला बैंक वाले से साहब मुझे लोन चाहिए, ठीक। अब बैंक वाले ने उससे पूछा भाई कितना लोन चाहिए, तो उसने बोला भाई ज़्यादा नहीं साहब, मुझे 10,000 रुपये का लोन चाहिए, जिसे मैं 1 साल के अंदर अंदर चुका दूंगा। तो बैंक वाला ये समझ गया कि इसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोन चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोन चाहिए, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर लोन चाहिए तो बैंक वाला अब इंटरेस्टेड होगा इस राम की बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जानने के लिए, ठीक। तो उसके लिए भाई बैंक वाले क्या करेंगे, लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, किसके, राम के बिजनेस के। अब लिक्विडिटी रेशियोज में पहला रेशियो करंट रेशियो, उसी के थ्रू अपन समझते हैं। अब भाई राम से बोलेगा भाई बैंक वाला लाओ भाई अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो। अब राम ने अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए, और सुनना उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, मतलब उसकी जो बैलेंस शीट थी, उस बैलेंस शीट में सपोज 2 ही आइटम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए। बैलेंस शीट में जो उसका एसेट साइड था, इस एसेट साइड में कैश दिख रहा था, लेट सपोज 10,000 और लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दिख रहे थे भाई, क्रेडिटर्स दिख रहे थे, मान लेते हैं अपने 5,000, ठीक। बैंक ने भाई उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों लिए, ताकि भाई उसकी शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी को जाना जाए। अब बैलेंस शीट में लेट सपोज देयर आर 2 आइटम्स, एसेट साइड में कैश दिख रहा था 10,000 और लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दिख रहा है 5,000। कैश हमारा करेंट एसेट है और क्रेडिटर्स हमारी करेंट लाइबिलिटी है, जो जिसकी हेल्प से भाई बैंक वाले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे करंट रेशियो, जो क्या बता देगा, शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी। अब ध्यान देना, अब बैंक वाले भाई उसकी शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी को अगर कैलकुलेट करें बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी,
तो करेंट एसेट्स कितने हैं भाई उसके, करेंट एसेट्स मतलब कैश, कैश है उसका 10,000 और करेंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स उसके हैं 5,000। क्लियर है भाई, क्रेडिटर्स है उसके कितने 5,000। अच्छा, अब इससे आपको समझ में क्या आ रहा है भाई, ध्यान से देखना, समझ में ये आ रहा है कि उसके पास कैश कितना है 10,000 और करंट कैश इज अ करंट एसेट, और इस करंट एसेट से उसको कितने के कर्जे चुकाने, 5,000 रुपए के कर्जे, 5,000 रुपए के क्रेडिटर्स को पे करना। तो क्या समझ में आ रहा है, उसके पास कितना पैसा है, कैश कितना है 10,000, कर्जा कितना चुकाना है 5,000। तो इससे मतलब ये समझ में आया कि भाई वो आसानी से अपना 5,000 रुपए का कर्जा चुका सकता है। समझ आ रहा है नहीं यार, मतलब उसको भाई 5,000 क्रेडिटर्स को देने, जिसके लिए उसके पास 10,000 का कैश रखा हुआ है। मतलब जब इससे अगर अपन सॉल्व करें तो ये रेशियो हमारा आया 2:1, 2:1। इसका मतलब है कि इसके जो करंट एसेट्स हैं दुगने हैं इसकी करंट लाइबिलिटीज से। तो इसका मतलब भाई इसकी जो कंडीशन है, इसकी जो एबिलिटी है शॉर्ट टर्म में लोन्स को पे करने की, लाइबिलिटी को पे करने के लिए, वो ठीक ठाक है। क्यों? क्योंकि इसके जो भाई करंट एसेट्स हैं दुगने हैं उसकी करंट लाइबिलिटीज से। आया सब। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर ये उल्टा मतलब अगर मैं ये बोलूं कि उसके जो करंट एसेट्स थे वो 5,000 थे और करंट लाइबिलिटीज उसकी 10,000 थी, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसकी कहानी बहुत आउट है। कहानी आउट है मतलब इसके पास भाई सिर्फ 5,000 रुपए कैश और उसको क्रेडिटर्स को देना है कितना, 10,000। तो ऐसे कंडीशन में भाई बैंक वाले दूर से ही हाथ जोड़ लेंगे, भाई लोन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि देख तेरे पास सिर्फ 5,000 कैश है और तेरे को 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, मतलब भाई तेरी एबिलिटी अच्छी नहीं है कि तू लाइबिलिटी पे कर पाए। आया समझ? क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ आया भाई? करंट रेशियो बेसिकली शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी को बताता है। समझ आया? अच्छा, अब भाई सुनना, अगर अपन करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो का एक स्टैंडर्ड होता है, मतलब एक अच्छा करंट रेशियो माना जाता है, एक आइडियल, जिसे हम बोलेंगे एक आइडियल करंट रेशियो की हम बात करें, एक आइडियल करंट रेशियो की अगर अपन बात करें, एक अच्छे करंट रेशियो की, तो ये होता है भाई हम लोगों का 2:1। आइडियल करंट रेशियो की बात करें कितना होना चाहिए, 2:1। 2:1 मतलब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, मतलब हमारे करंट एसेट्स दुगने होने चाहिए, हमारे करंट एसेट्स दुगने होने चाहिए हमारी करंट लाइबिलिटीज से। तो ये भाई एक अच्छा करंट रेशियो माना जाता है। और किसने बताया भाई अच्छा करंट रेशियो 2:1 ही होना चाहिए? तो भाई बहुत सारे लॉन्ग एक्सपीरियंस से, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा है कि भाई बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेस पे एनालिसिस किया गया और उसके बाद फाइनली ये रिजल्ट निकाला गया कि अच्छा करंट रेशियो क्या होता है, 2:1। मतलब आपके करंट एसेट्स दुगने 2 टाइम्स होने चाहिए आपकी करंट लाइबिलिटीज। और अगर भाई करंट रेशियो आपका 2:1 से कम है, करंट रेशियो अगर आपका 2:1 से कम है, ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो भाई शॉर्ट टर्म की एबिलिटी है लाइबिलिटी को पे करने के लिए वो ठीक नहीं है। अगर आपका करंट रेशियो 2:1 से कम है, लेट्स सपोज 1.5:1 या 1:1 या 0.5:1, अगर आपका करंट रेशियो 2:1 से कम है तो ये बताता है कि भाई आपकी शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी अच्छी नहीं है, मतलब आप भाई शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटीज को सही तरीके से पे नहीं कर पाओगे। आ रहा है समझ? क्लियर है? अच्छा, लेकिन मैंने आपको बताया आइडियल रेशियो इज 2:1, लेकिन अगर जैसे सपोज एक बिजनेस का करंट रेशियो, एक बिजनेस का करंट रेशियो मान लेते हैं 4:1 है। कितना है? एक बिजनेस है उसका करंट रेशियो 4:1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसके जो करंट एसेट्स हैं वो 4 गुना ज्यादा है इसकी करंट लाइबिलिटी से। मतलब हो सकता है ऐसा कि करंट एसेट्स जैसे 40,000 है और करंट लाइबिलिटीज अपना 10,000 है, इसको सॉल्व करोगे तो 4:1 आएगा। तो मैं अगर आपसे ये बोलूं कि भाई ये जो भी बिजनेस है जिसका करंट रेशियो 4:1 आ रहा है, करंट रेशियो 4:1 आ रहा है, तो इसकी सॉल्वेंसी कैसी है? तो आप बोलोगे सर बहुत अच्छी सॉल्वेंसी है शॉर्ट टर्म की। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास जो करंट एसेट्स हैं वो 4 गुना है इनकी करंट लाइबिलिटी से, मतलब करंट एसेट्स 4 गुना ज्यादा है करंट लाइबिलिटी। मतलब अगर क्रेडिटर्स 10,000 हैं, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, अगर क्रेडिटर्स 10,000 हैं तो इसके पास भाई
40,000 का कैश है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये अपनी शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटीज को आसानी से पे कर पाएगा। लेकिन एक चीज सुनना भाई, इसकी शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी तो अच्छी है, लेकिन अगर हम करेंट रेशियो की बात करें, अगर वो 2:1 से ज्यादा है, जैसे इस केस में 4:1 हो रहा है, तो इसका मतलब सॉल्वेंसी तो चलो भाई ठीक है, लेकिन आप आपके बिजनेस के करंट एसेट्स का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। मतलब ये आपके पास भाई जो करंट एसेट्स है वो अनयूटिलाइज पड़े। भाई इतना कैश है, 4 गुना ज्यादा कैश है आपके पास, आपके ऊपर सिर्फ 10,000 का कर्जा, ठीक, और बिजनेस में आप उससे 4 गुना ज्यादा कैश लेके बैठे हो। तो भाई ये एक बेवकूफी है, आप बिजनेस को एक सही तरीके से नहीं चला रहे। होना ये चाहिए अगर आपके पास एक्सेसिव कैश है, एक्सेसिव करंट एसेट्स है, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड एसेट। उसे क्या करना चाहिए? आपको फिक्स्ड एसेट्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। मतलब जैसे आपके पास 40,000 का कैश है, एक आइडियल करंट रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1। मतलब आपके पास कैश 20,000 होना चाहिए 10,000 के क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। दैट इज सफिशिएंट, एक रेशियो मेंटेन किया आपने। लेकिन जो 20,000 रुपए का एक्सेस कैश है भाई, उसकी एफडी करवा लो ना, फिक्स डिपॉजिट करवा लो। तो उसकी एफडी करवाने से होगा क्या? उसकी एफडी करवाने से ये होगा कि भाई जो पैसा कैश आपका एक्सेस 20,000 है, अगर वो बिजनेस में ही रखा होता तो वो उतने का उतना ही रहता। लेकिन अगर आप उसकी एफडी करवा लोगे या किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे, तो इससे आपको भाई इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, मतलब आपकी एक इनकम चालू हो जाएगी। आया समझ? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं भाई आपको, मैंने आपको ये बताया कि एक अच्छा करेंट रेशियो माना जाता है 2:1, और करंट रेशियो अगर 2:1 से कम है तो यह बताता है कि आपकी शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी अच्छी नहीं है। और रेशियो अगर 2:1 से ज्यादा है तो आपकी सॉल्वेंसी तो ठीक है, लेकिन आप आपका रिसोर्स, करंट रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, करंट एसेट्स का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वो भाई अनयूटिलाइज पड़े। तो अनयूटिलाइज पड़े तो जितने भी एक्सेस आपके करंट एसेट्स हैं भाई, समझदारी ये बोलती है इट हैज टू बी इन्वेस्टेड समवेयर। आ गया समझ? क्लियर? तो भाई हो करंट रेशियो क्या होता है वो आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा। अब जरा इसके न्यूमेरिकल्स देख लें। सुनना भाई, करंट रेशियो की आज की क्लास में मैं आपको 3 टाइप के करंट रेशियो के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक, और तीनों भाई अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक। और अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने उस पर जरा ध्यान से उससे जरा ध्यान से फोकस जो के देखना, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा अगर उस तरीके से आप रेशियोज के क्वेश्चन करते हैं तो भाई उसमें आपको मतलब उसमें आपकी गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, ठीक। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये पहला टाइप भाई करंट रेशियो के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। सबसे सिंपल मतलब इसमें भाई हमें कुछ भी नहीं करना। सिंपल आपको कुछ आइटम्स दिख रहे हैं, इसमें से करंट एसेट्स आइडेंटिफाई कर लो, करंट लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर लो, रेशियो निकालो, ठीक। चलिए तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, क्या लिखा है भाई? फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। इस इंफॉर्मेशन से हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? करंट रेशियो। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई, क्या? करंट रेशियो का। तो क्या फॉर्मूला है भाई करंट रेशियो का? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये भाई हम लोग का फॉर्मूला हो गया काय का? करंट रेशियो। मतलब सुनना, करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए वी रिक्वायर्ड 2 एलिमेंट्स, वन इज करंट एसेट्स, अनदर वन इज करंट लायबिलिटीज। अब क्या क्वेश्चन में जरा इस सारी चीजों में दे रहा है, ये जो आपको इंफॉर्मेशन दी है, ढूंढो जरा कहीं करंट एसेट्स है क्या? दिख रहा है क्या भाई करंट एसेट? ढूंढो कहीं करंट लायबिलिटीज दिख रहा है क्या आपको? ना करंट एसेट्स दिख रहा है ना करंट लायबिलिटीज। तो भाई इसको फॉर्मूले से निकालेंगे ना। क्या क्या फॉर्मूला भाई? अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे ना आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को। तो भाई करंट एसेट्स के आइटम्स को जोड़ लो, मतलब करंट एसेट्स के एग्जांपल्स को जोड़ लो तो अपने आपको करंट एसेट्स मिल जाएगा। करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल को जोड़ लो तो आपको करंट लायबिलिटीज मिलेगी। चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले अपन करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। अच्छा, करंट एसेट्स क्या क्या आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सबसे पहले भाई हमें ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है। कितना दिया है भाई? 1,80,000 करंट एसेट है या नहीं? हाँ भाई, अभी तो बताया क्या होता है, क्या होता है? करंट एसेट्स होता है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स मैं अपना भाई, या सीधे मैं अमाउंट से लिख रहा हूं भाई, सीधे अमाउंट से लिख रहा हूं। ट्रेड रिसीवेबल्स अपना हो गया 1,80,000, ये अपना करंट एसेट है।
इसमें प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या, ये भी अपने करंट एसेट, प्लस 40,000। ठीक, उसके बाद भाई, उसके बाद अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये भी अपने करंट एसेट्स होते हैं। कितने दिए हैं भाई, 50,000। उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी क्या होते हैं भाई, अपने करंट एसेट्स ही होते हैं। तो प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपनी भाई 50,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, ये बताओ लैंड एंड बिल्डिंग करंट एसेट्स होते हैं क्या भाई, होते हैं क्या, वो तो अपने फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, नॉन करंट एसेट्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग को करंट एसेट्स कैलकुलेट करते टाइम नहीं लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है अपना बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल क्या, अपनी करंट लायबिलिटी है, तो उसको नीचे लिख देते हैं करंट लायबिलिटीज। अब बिल्स पेएबल अपनी करंट लायबिलिटीज है, कितने हैं भाई बिल्स पेएबल, ये अपने हैं 20,000। उसके बाद फिर दिया अपना सेंड्री क्रेडिटर्स। तो सेंड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ये अपनी करंट लायबिलिटी होती। कितने दिए भाई सेंड्री क्रेडिटर्स, इट इज गिवन एज 1 लाख। उसके बाद भाई अपने डिबेंचर्स, अब सुना डिबेंचर्स भी लायबिलिटी होती है, लेकिन याद रखना डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती, नॉन करेंट लायबिलिटी, तो करेंट लायबिलिटी नहीं होती। पहले भी आपको बता चुका हूं बैलेंस शीट पढ़ाते वक्त। ठीक, तो 20,000 अपने भाई क्या होगा बिल्स पेएबल, 10,000 अपने 1 लाख अपने क्या होगा सेंड्री क्रेडिटर, डिबेंचर्स नहीं लेना है। ठीक, उसके बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज अपने क्या होते हैं करंट एसेट, तो ऊपर लिख देते हैं भाई इन्वेंट्रीज में इट इज 80,000 की अपनी इन्वेंट्रीज हो गई। उसके बाद एक्सपेंसेस पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल मतलब एक्सपेंसेस जो आपको पे करने हैं, पे करने तो भाई लायबिलिटी, लेकिन एक्सपेंसेस भाई आपको 1 साल के अंदर ही पे करने, कोई आपके लिए भाई बैठा नहीं रहेगा सालों साल आ रहा है, समझो एक्सपेंसेस पेएबल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ करंट लायबिलिटी। तो एक्सपेंसेस पेएबल अपने दिए हैं भाई 80,000। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में अपन ने भाई करंट एसेट्स सारे ऐड कर दिए, करंट लायबिलिटीज जितनी भी दी थी उन सबको ऐड कर। अब जरा इनको ऐड करते हैं भाई, 1,80,000 40 50 50 1 लाख, ये हो गए भाई अपने करंट एसेट्स 4 लाख के, और करंट लायबिलिटीज अपन देख लेते हैं, ये अपना 20 1 20, ये हो गई अपनी 2 लाख। ठीक, देखो करंट एसेट्स अपने आए 4 लाख और करंट लायबिलिटीज आई अपनी 2 लाख, आया समझ। अब निकाल लेते हैं सिंपल अपना भाई करंट रेशियो। तो करंट रेशियो अपना भाई क्या, 2 एलिमेंट्स हमें चाहिए, एक करंट एसेट्स और दूसरा करंट लायबिलिटीज। तो सिंपल है भाई, या नीचे सॉल्व करके दिखा रहा हूं, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स हमने निकाला क्या 4 लाख, और करंट लायबिलिटीज हमने निकाला क्या 2 लाख, और उसको अगर हम सॉल्व करें 4 लाख को डिवाइड करें 2 लाख से, तो रेशियो इज 2:1, रेशियो इज 2:1। तो इससे क्या समझ में आया भाई कि इस जो भी बिजनेस की है भाई इंफॉर्मेशन है, इस बिजनेस की शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी अच्छी है, प्लस भाई इसके रिसोर्सेस का, करंट रिसोर्सेस का इस्तेमाल भी ये सही तरीके से करे, क्योंकि अच्छा करंट रेशियो, एक आइडियल करंट रेशियो क्या माना जाता है 2:1। आ गया समझ। अगर रेशियो भाई इससे ज्यादा है मतलब रिसोर्सेस का आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इट हैज टू बी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक, और अगर रेशियो 2:1 से कम है तो इसका मतलब है आपकी शॉर्ट टर्म की जो सॉल्वेंसी है, शॉर्ट टर्म की आपकी जो एबिलिटी है लायबिलिटी को पे करने की, वो ठीक नहीं। तो होप भाई पहला जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया। तो चलिए अब अपन एक दूसरे टाइप का करंट रेशियो का क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब ये रहा क्वेश्चन भाई आपके सामने। अब सुनना, ये जो क्वेश्चन आपके सामने, इसमें भाई हमें इस करंट एसेट्स को, करंट लायबिलिटीज को पिक नहीं करना है, मतलब करंट एसेट्स के एग्जांपल को ऐड, करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल को ऐड नहीं कर। इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू यूज वन मोर फॉर्मूला। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने हमें एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, एंड दैट फॉर्मूला इज ऑफ वर्किंग कैपिटल। दैट फॉर्मूला इज ऑफ वर्किंग कैपिटल। और फॉर्मूला क्या है भाई, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अच्छा, अब सबसे पहले भाई ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है उसको थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। वर्किंग कैपिटल मतलब, कैपिटल तो बताया ना भाई, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जब बिजनेस को स्टार्ट करना होता है तो जो कैपिटल, जो पैसा हम लगाते हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए जो पैसा या सामान लगता है, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए जो पैसा या सामान लगता है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे एग्जांपल लें,
एक रेस्टोरेंट है। अब रेस्टोरेंट को जब एस्टैब्लिश किया होगा, जब उसको सेटअप किया होगा, तो फर्नीचर, कढ़ाई, भगोने, बहुत सारी चीजें खरीदी हों, तो लेकिन वो क्या है, वो उसकी कैपिटल है। लेकिन रेस्टोरेंट में डेली बेसिस पे भाई तेल, चावल, शक्कर, सब्जी, भाजी, ये सब भी लगता है ना, वो क्या है, उसकी वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस की जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, उसको परफॉर्म करने के लिए जो कैपिटल लगती है, उसे बोला जाता है क्या, वर्किंग कैपिटल। एंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और ये भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, क्योंकि रेशियोज चैप्टर में ये फॉर्मूला भाई बार बार यूज होता है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं फॉर्मूला ऐसा क्यों। लेट सपोज एक छोटा सा बिजनेस है, इसके पास मान लेते हैं भाई 5,000 रुपए का कैश है और 3,000 रुपए के इस बिजनेस के ऊपर क्रेडिटर्स। एक छोटा सा बिजनेस है जिसके पास 5,000 रुपए के का उसके पास बिजनेस के पास कैश है और 3,000 रुपए के क्या है, क्रेडिटर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5,000 उसके पास कैश है, जिसमें से 3,000 रुपए तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो बचा कितना, 2,000। ये जो 2,000 है, इसको भाई वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए यूज किया कर सकता है। तो 2,000 क्या है, उसकी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स, कैश करंट एसेट्स में से अगर आप आपकी करंट लायबिलिटी भाई चुकानी ही पड़ेगी ना, बिजनेस को चलाना अगर, तो करंट लायबिलिटी को और चुका दो, जो बचेगा, जो रेसिडुअल है, दैट वुड बी ट्रीटेड एज वर्किंग कैपिटल। आ रहा है समझ। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग रेशियोज जब हम करेंगे आगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे, इस फॉर्मूले का यूज होता जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब आ जाते हैं भाई जरा क्वेश्चन पे। अच्छा, क्या बोला है भाई क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट करिए साहब क्या, करंट रेशियो। अब करंट रेशियो कैलकुलेट करना, सबसे पहले हमें जरूरत है दो चीजों, क्या, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो उसके लिए पहले एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक, अच्छा इसको चाहिए। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हमें भाई इन दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट, एक चाहिए हमें करंट एसेट्स और दूसरा चाहिए हमें करंट लायबिलिटीज। अच्छा, ये बताओ क्या क्वेश्चन में करंट एसेट्स डायरेक्टली दिया हुआ, देखो जरा भाई क्वेश्चन में क्या करंट एसेट्स डायरेक्टली दिया हुआ, नहीं भाई करंट एसेट्स क्वेश्चन में नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। आया समझ। उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी डायरेक्ट दी हुई है, तो भाई क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी डायरेक्ट तो नहीं दी है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा, एक दिया हम लोग का ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या होती है हमारी भाई, करंट लायबिलिटी होती है ना, अभी मैंने बताया था एग्जांपल में। और दूसरा एक दिया हम लोगों की अदर करंट लायबिलिटी, एक ट्रेड पेबल्स और एक अदर करंट लायबिलिटीज। और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लायबिलिटी को, तो भाई इससे हमें मिल जाएगा क्या, करंट लायबिलिटी। आ रहा है समझ। तो करंट लायबिलिटी भाई ट्रेड पेबल्स हमारे दिए 90,000 और अदर करंट लायबिलिटी हम लोग की कितनी दी है, 2,10,000। और इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया हम लोग का 3 लाख। तो 3 लाख मतलब क्या हो गया हम लोग की, ये हमारी करंट मतलब ये वाला एलिमेंट हमें मिल गया। अब चाहिए हमें क्या, करंट एसेट। अब करंट एसेट्स के भाई कैश, इन्वेंट्री, स्टॉक, डेटर, ये सब तो दिया नहीं। तो अब क्या करें भाई, कैसे निकालें करंट एसेट्स। तो अब भाई कैसे निकालें करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स को अब अपन वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल फॉर्मूले में आता है ना करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो निकालते हैं भाई जरा वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला था भाई वर्किंग कैपिटल का हमारा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब ध्यान से देखना, वर्किंग कैपिटल इस क्वेश्चन में हमें दी है, इट इज गिवन एज 9 लाख। करंट एसेट्स हमें निकालना है, तो भाई इसको करंट एसेट ही लिखे रहने देते हैं। उसके बाद करंट लायबिलिटी अभी हमने निकाला था कितना, 90,000 प्लस 2,10,000, इट इज 3 लाख। क्लियर। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो करंट एसेट्स को अगर हम सॉल्व करें तो करंट एसेट्स इक्वल्स टू इस 9 लाख में ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 9 + 3 ये हो जाएगा अपना 12 लाख। तो करंट एसेट्स अपने कितने आ गए भाई, करंट एसेट्स आ गए अपने 12 लाख। आ गया समझ। तो करंट एसेट्स अपने 12 लाख। तो करंट एसेट्स जो भाई यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन मार्क लगा के रखा था,
ये हमें मिल गया करंट एसेट से 12। अब भाई हमें करंट एसेट भी मिल गया, करंट लाइबिलिटी भी मिल गई, तो निकाल लेते हैं भाई जरा करंट रेशियो। तो करंट रेशियो भाई फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स इट्स 12 लाख, करंट लाइबिलिटी कितनी भाई 3 लाख, तो 12 लाख को डिवाइड किया भाई हमने 3 लाख से, तो रेशियो हमारा आ जाएगा 4:1। करंट रेशियो इज 4:1। तो क्या बोलोगे भाई, कैसी कंडीशन है इस बिजनेस की, 4:1 करंट रेशियो। देखो सॉल्वेंसी शॉर्ट टर्म की तो ठीक है, शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी तो ठीक है, लेकिन भाई इसके जो करंट एसेट है वो बहुत ज्यादा है। उन करंट एसेट्स को क्या करना चाहिए, इस बिजनेस को फिक्स्ड एसेट मतलब इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। आ रहा है समझ। तो ये भाई हम लोग के दूसरे टाइप का क्वेश्चन था जिसमें वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल होता है। आ रहा है समझ। तो चलिए देखते हैं करंट रेशियो का तीसरा टाइप का क्वेश्चन, और ये रहा भाई क्वेश्चन आपके सामने। पहले आराम से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, दिख रहा है भाई क्वेश्चन आपको। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है निकालो क्या, करंट रेशियो। अब करंट रेशियो को निकालने के लिए वी रिक्वायर 2 एलिमेंट्स, एक करंट एसेट्स और दूसरा करंट लाइबिलिटीज। अब जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखना, क्या आपको करंट एसेट्स दिए हुए या करंट एसेट्स के आइटम्स लाइक कैश, इन्वेंट्रीज, डेटर्स ये सब दिए। अगर ये सब दिया होता तो उसको जोड़कर करंट एसेट्स निकालते, मतलब करंट एसेट्स डायरेक्टली भी नहीं दिए और उसके अंदर के कंपोनेंट्स जो है वो भी नहीं। उसी तरीके से करंट लाइबिलिटीज के साथ भी है, करंट लाइबिलिटीज डायरेक्टली भी नहीं दी और साथ में उसके भाई जो अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं वो भी नहीं दिए, मतलब उसके एग्जांपल्स भी नहीं दी। अच्छा एक और तरीका है भाई, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से भी हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जरा वर्किंग कैपिटल दी है क्या, नहीं भाई वर्किंग कैपिटल भी नहीं दी है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करें, तो ऐसे क्वेश्चंस को भाई अपन एक कंसेप्ट से समझेंगे, और वो कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कंसेप्ट से ऐसे क्वेश्चन हम करना सीखेंगे, और इसके जो फॉर्मूले हैं अपन उसी कंसेप्ट से खुद ही बना लेंगे। तो कैसे, जरा ध्यान देना। पहले भाई मैं आपको इस कंसेप्ट को समझाने के लिए कंपनी की बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं, लेकिन समझाने के पर्पस से कंपनी की बैलेंस शीट जो है मैं वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना के आपको दिखा रहा हूं। कंपनी की बैलेंस शीट वैसे वर्टिकल होती है, लेकिन समझने के लिए इस कंसेप्ट को अपन इसको कैसे बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल। तो भाई मैं बना रहा हूं कंपनी की बैलेंस शीट। पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है भाई, कंपनी की बैलेंस शीट के सिर्फ मेन हेड्स हमें लिखने। तो भाई एक साइड हमारा होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड, ये अमाउंट का कॉलम, एक साइड अपना एसेट साइड, और ये भाई अपना अमाउंट का कॉलम। ये मैंने बना दिया भाई कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ऐसी नहीं होती, लेकिन भाई इस कंसेप्ट को समझने के लिए कंपनी की बैलेंस शीट मैं आपको वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बता रहा हूं, और उसमें सिर्फ हमें मेन हेडिंग्स लिखनी, इसके अंदर सिर्फ हमें मेन हेडिंग्स लिखनी है। अच्छा ये बताओ इक्विटी एंड लायबिलिटीज में कितनी मेन हेडिंग्स है, वैसे 4 होती हैं, लेकिन जिसमें से जो दूसरी थी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो उसको हमने हटा दिया, तो उसको अपन यहां नहीं लिखेंगे। तो मैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड की सिर्फ मेन हेडिंग्स लिख रहा हूं। सबसे पहले भाई होती है हमारी शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद आता है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी। और सुनना, नॉन करेंट लायबिलिटी को भाई एक और नाम से बोला जा सकता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज को हम लोग चाहे तो लॉन्ग टर्म डेट्स भी बोल सकते हैं। डेट्स मतलब कर्जे, ऐसे कर्जे जिससे हमें लंबे समय बाद चुकाना, उसे हम बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट्स। और तीसरी हेडिंग क्या थी भाई हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में, करेंट लायबिलिटीज। क्या, करेंट लायबिलिटीज, जिसे हम चाहे तो शॉर्ट टर्म डेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा ये अपन ने लिख ली क्या, बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की सिर्फ मेन हेडिंग्स। अब अपन आते हैं एसेट साइड पर। एसेट साइड में कौन कौन सी मेन हेडिंग्स होती हैं भाई, एक होती है हमारी नॉन करेंट एसेट्स और एक होती है हमारी करेंट एसेट्स। ठीक, तो ये मैंने बना दिया आपके सामने बैलेंस शीट। अच्छा बैलेंस शीट का फंडा तो पता है ना, बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल बराबर होता है, मतलब इन बैलेंस शीट टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। ये तो पता है ना भाई सबको, बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज के बराबर, मतलब जितना एसेट साइड का टोटल आएगा, जितना एसेट साइड का टोटल आएगा उतना ही टोटल हमारा लाइबिलिटीज साइड का भी होता है। ठीक, चलिए अब जरा ध्यान देना भाई, इससे कुछ फॉर्मूले मैं आपको अभी बता रहा हूं जो आगे चल के काम आएंगे, अभी आप उसे नोट डाउन कर लो। सबसे पहले भाई सुनना,
शेयर होल्डर्स फंड और ये जो लॉन्ग टर्म डेट्स है जिसे हम नॉन करेंट लाइबिलिटी बोलते हैं, इसको कलेक्टिवली बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं इसको कलेक्टिवली? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर्मूला पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। अब ये होता क्या, सुनना, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में जो आपने कैपिटल लगाई। अब बिजनेस में जो कैपिटल लगाई जाती है वो भाई दो तरीके से लगाई जा सकती है, एक तो आपका खुद का पैसा और दूसरा कर्जे का पैसा। अच्छा, एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको आपको। जैसे भाई मान लेते हैं मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, जिसमें से 60,000 रुपए मेरे पास है, मेरे पास 60,000 रुपए और 40,000 का मैंने बैंक लोन लिया। इस तरीके से टोटल मैंने 1 लाख रुपए लगाए। तो सुनना, 60,000 मेरा खुद का था, मतलब मालिक का पैसा है, उसे हम बोलते हैं क्या? शेयर होल्डर्स फंड। और 40,000 मैंने बैंक से लोन के फॉर्म में लिया, उसे हम बोलते हैं क्या? लॉन्ग टर्म डेट्स। तो बिजनेस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड की जाती है दो तरीके से, मतलब दो उसके अंदर चीजें हो सकती हैं, एक तो खुद का पैसा और दूसरा कर्जे का पैसा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। समझ आया भाई? कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला आप लिख लो। और एक और फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं जो आगे हम लोग के काम आने वाला है, टोटल डेट्स का। टोटल डेट्स मतलब टोटल कर्जा। एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टोटल कर्जा कैसे कैसे हो सकता है भाई? एक तो लंबे समय के बाद चुकाने वाला कर्जा और एक जल्दी चुकाने वाला कर्जा। मतलब टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स क्या हो जाते हैं भाई? हमारे टोटल डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म डेट्स मतलब करेंट लायबिलिटी। ये दोनों फॉर्मूले पहले आप लिख लो, फिर मैं इसको रब कर देता हूं भाई। फटाक से लिख लो इस फॉर्मूले को। ठीक, चलिए लिख लिया फॉर्मूला भाई। चलिए अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन पे। और भाई इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में ना आपको करंट एसेट्स दिख रहा है, ना करंट लायबिलिटीज दिख रही है कि करंट एसेट या करंट लायबिलिटी, कुछ भी नहीं दिख रहा, ना उसके अंदर के कोई आइटम्स दिख रहे। ठीक, अब कैसे उसको सॉल्व करना जरा ध्यान से देखना। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन को अब हमें बैलेंस शीट के कंसेप्ट से सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि भाई इसमें एसेट्स, करंट एसेट्स भी नहीं है, करंट लायबिलिटीज भी नहीं है और ना ही वर्किंग कैपिटल। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। अच्छा, ये तो पता ना भाई बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल बराबर होता। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसको हम इस बैलेंस शीट में पुटअप कर देते हैं। ठीक, चलिए देखो क्या क्या दिया है भाई। एक दिया हमें टोटल एसेट्स 5 लाख, मतलब ये भाई एसेट साइड है, उसका टोटल जो है इट इज गिवन एज 5 लाख। इसको मैं यहां पुटअप कर देता हूं। ठीक, उसके बाद भाई हमें दिया है फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं भाई? नॉन करेंट एसेट्स होते हैं ना। तो नॉन करेंट एसेट्स के अंदर मैं लिख दे रहा हूं फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स। कितने दिए हैं भाई फिक्स टैंजिबल एसेट्स? अपने फिक्स टैंजिबल एसेट्स दिए 2,50,000। तो यहां मैं लिख देता हूं 2,50,000। ठीक, उसके बाद भाई हमें दिया शेयर होल्डर्स फंड 3,20,000। तो शेयर होल्डर्स फंड के सामने मैं यहां पे लिख देता हूं 3,20,000। ठीक, उसके बाद भाई हमें दिया हुआ नॉन करेंट लाइबिलिटीज 1,30,000। ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स 1,30,000। ठीक है, उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी हमारा नॉन करेंट एसेट होता है। तो यह लिख देता हूं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया 1,50,000। ठीक भाई, अब देखना अपन कैसे बैलेंस शीट की हेल्प से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालते हैं। अच्छा सुनना, बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल 5 लाख है, तो बट ऑब्वियस है लायबिलिटी साइड का टोटल भी कितना होगा? लायबिलिटी साइड का टोटल भी हम लोगों का 5 लाख ही होगा ना भाई। एसेट्स अगर 5 लाख है टोटल, तो लायबिलिटी साइड का टोटल भी 5 लाख। अब जरा इस बैलेंस शीट के एसेट साइड को देखो भाई। इस एसेट साइड में अगर देखें, इस साइड का टोटल होना चाहिए 5 लाख, लेकिन अगर हम इसको टोटल करें तो इसका टोटल कितना? 2,50,000 प्लस 1,50,000, ये हो रहा है हमारा सिर्फ 4 लाख। मतलब जो 1 लाख है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज करेंट एसेट्स। 1 लाख क्या माना जाएगा भाई? हमारा करंट एसेट्स। कैसे निकाला? अब इसी को अगर हम फॉर्मूले वाइज बात करें, क्या मैंने इसे निकाला कैसे, तो हमारा फॉर्मूला हम क्या बना लेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से, वो ध्यान देना। करंट एसेट्स को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमने बनाया भाई? करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू इस 5 लाख में से टोटल एसेट्स में से अपन माइनस करेंगे फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स
और माइनस कर देंगे क्या, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये भाई हमारे टोटल एसेट्स कितने, 5 लाख, फिक्स टेंजिबल एसेट्स 2,50,000 और अपने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000। उसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ गया भाई हम लोगों का क्या, 1 लाख, एंड 1 लाख इज व्हाट, इट इज द करेंट एसेट। 1 लाख क्या आ गया भाई हम लोग का, करेंट एसेट। समझ में आया कि कैसे हमने खुद से ही फॉर्मूला बना लिया, ठीक। अच्छा अब अपन आते हैं भाई करेंट लाइबिलिटीज की तरफ। करेंट लाइबिलिटी हमें निकल, अच्छा बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे आओ। इसका टोटल कितना है, 5 लाख, और अगर हम इससे देखें तो ये 3,20,000 प्लस 1,30,000 कितना हो रहा है भाई, 3,20,000 प्लस 1,30,000 इट इज व्हाट, इट इज 4,50,000। बट इस साइड का टोटल कितना होना चाहिए, 5 लाख। इसका मतलब जो 50,000 कम पड़ रहा है इस साइड, ये 50,000 हमारी क्या है भाई, करेंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म डेट्स। क्लियर। अब इसी को अगर अपन फॉर्मूले से निकालें करेंट लाइबिलिटीज को, तो कैसे निकाल रहे हैं भाई, ध्यान देना। करेंट लाइबिलिटीज को अगर अपन फॉर्मूले वाइज निकालें तो करेंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू टोटल ऑफ लाइबिलिटीज, बट इस क्वेश्चन में टोटल लाइबिलिटीज नहीं दिया, और टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स होता है। तो अपन चाहे टोटल लाइबिलिटीज की जगह टोटल एसेट्स भी लिख दे तो भी चलेगा। तो टोटल एसेट्स मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में टोटल लाइबिलिटीज गिवन नहीं था। तो फॉर्मूला क्या बनेगा जरा ध्यान देना, करेंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज टोटल एसेट्स एक ही बात है, करेंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टोटल एसेट्स मतलब 5 लाख में से अपन माइनस करेंगे क्या, एक तो अपना शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा माइनस करेंगे अपन नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स थे अपने भाई कितने, 5 लाख, शेयर होल्डर्स फंड कितना था, 3,20,000, 3,20,000 और नॉन करेंट लाइबिलिटी कितनी, 1,30,000, 1,30,000। तो ये आ गया भाई अपना कितना, 50,000। ये आ गया कितना हमारा 50, और ये 50,000 क्या है भाई हमारी, ये हमारी है करेंट लाइबिलिटीज। आ रहा है समझ। तो हमने भाई करेंट एसेट्स भी निकाल लिए और करेंट लाइबिलिटीज। तो ये जो फॉर्मूले मैंने बनाया ये भाई बैलेंस शीट की हेल्प से ही बना है, आया समझ। तो ऐसे फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम फॉर्मूले खुद से ही क्रिएट कर लेंगे। आ रहा है समझ, क्लियर। तो भाई हमें करंट एसेट्स भी मिल गया है और करंट लाइबिलिटीज भी मिल गई है, तो अब अपन इससे रेशियो निकाल सकते हो। तो यहाँ साइड में निकाल दे रहा हूं, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी होता है। तो करंट एसेट्स हमारे कितने हैं, 1 लाख, इट इज इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज हमारी कितनी है, 50,000। और 1 लाख को अगर हम डिवाइड करें 50,000 से तो रेशियो आएगा हमारा 2:1, मतलब करंट रेशियो आ गया हमारा क्या, 2:1, जो कि एक अच्छा आइडियल रेशियो। तो होप भाई ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम लोगों को डाउट होता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।